हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आज हम लोग का डे 5 है, यानी कि 4 दिन तक हमने आपको लगातार वीडियो दिया। ठीक है, आज डे हम लोग का क्या है, 5 है। और आज डे 5 में हम लोग क्या करेंगे, तो यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट 4 को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आप एक दिन में दो दो यूनिट का वीडियो देखेंगे। एक दिन में 2 यूनिट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, समय कम है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 2 यूनिट कवर किया जाए। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस वीडियो में यूनिट 3 और यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका यूनिट, इसके सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संक्रियन ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा को परिभाषित करें। क्या कह रहा है, संक्रियन ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा को परिभाषित करें। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। संक्रियन ऊर्जा अलग है और देहली ऊर्जा अलग है, और दोनों का दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने दोनों को एक ही में कवर कर लिया है। ठीक, तो संक्रियन ऊर्जा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया आप कराना चाहते हैं, तो जो उसमें अभिकारक होते हैं ना, उनके पास कुछ अपनी ऊर्जा होती है, और अभिक्रिया को करवाने के लिए भी आपको कुछ एनर्जी देना पड़ सकता है। तो जो आप अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा कब मिलता है, जब हम देहली ऊर्जा में से किसी अणु की ऊर्जा, देहली ऊर्जा में से किसी अणु या परमाणु की प्रारंभिक ऊर्जा को घटाते हैं ना, तो संक्रियन ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या फिर एक और परिभाषा लिखा गया, आप ये भी देख सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ये देखिए, एकदम सिंपल सा है। देहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा, या सामान्य ऊर्जा को हम प्रारंभिक ऊर्जा भी कहते हैं, देहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा का अंतर संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा का अंतर संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। और संक्रियन ऊर्जा को हम क्या करते हैं, ई ए से सूचित करते हैं। किससे, ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो संक्रियन ऊर्जा, देहली ऊर्जा को भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, देहली ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा का अंतर क्या होता है आपका, सामान्य ऊर्जा का अंतर संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। और एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं आप, इसमें देहली ऊर्जा की परिभाषा नहीं दी गई है, शायद छूटी है। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ देख लेंगे आप देहली ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो किसी कोई अणु है, ठीक है, कोई अणु है जो टक्कर करना चाहता है, टक्कर सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो किसी प्रभावी टक्कर करने के लिए आप क्या बोलोगे, देहली ऊर्जा का परिभाषा आप सुन लीजिए, जो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रभावी टक्कर करने के लिए किसी अणु के पास जितनी ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। प्रभावी टक्कर करने के लिए किसी अणु के पास जितनी ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं, और इसे ई टी से सूचित करते हैं। ई टी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका इंग्लिश होता है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रभावी टक्कर करने के लिए किसी अणु के पास जितनी ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अनुभाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अनुभाग लेते हैं, जिसमें एक की सांद्रता अधिक होती है जबकि दूसरे की कम होती है। ठीक है, और अभिक्रिया के समय उसके सांद्रता में परिवर्तन, जिसमें एक की सांद्रता बहुत अधिक होती है और अभिक्रिया के समय उसके सांद्रता में परिवर्तन यहाँ पे होता है, हो गया, परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे नहीं कर लोगे। ठीक है, अभिक्रिया के समय उसके सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है जबकि दूसरे अणु में होता है, इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझिएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं किसी अभिक्रिया में। ठीक है, जैसे एक अभिकारक अणु मान लो जल हो गया, और दूसरा अभिकारक अणु कोई है जो बहुत कम मात्रा में है, जैसे 0.001 मोल है। अब बताओ, जैसे आप समझिए कि ये कोई अभिक्रिया, एक अभिकारक है ए, ठीक है, और एक बी है अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। देखिए, एक ए अभिकारक है, समझिएगा ध्यान से,
एक ए अभिकारक है और एक बी अभिकारक है, ये दोनों अभिक्रिया करके कोई प्रतिफल सी बना रहे हैं। मान लीजिए कि जो ए अभिकारक है ना ये बहुत कम है, मतलब 0.00 समथिंग है, और ये बी अभिकारक बहुत है, जैसे मान लो 10 मोल है, ये 10 मोल है। तो आप बताओ जब अभिक्रिया होगी तो क्या इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा? कहोगे नहीं होगा, बिल्कुल 9 के बराबर होगा, यानी नहीं होगा, जबकि इसका सांद्रता पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अभिक्रिया का जो वेग होता है ना एक ही अभिकारक पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जिस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया एथिल एसीटेट का जल अपघटन, कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। ये कह रहा है प्रतिलोम प्रश्न क्या है? ओ सॉरी, ये आपका सेकेंड लेसन का सवाल है, गलती से इसमें टाइपिंग हो गया देखिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिलोम प्रासरण क्या है? ये सेकेंड लेसन का सवाल है, सेकेंड यूनिट का। ठीक है, फिर भी चलिए अब आ गया तो आ गया है। प्रतिलोम प्रासरण क्या है? प्रासरण दाब से अधिक दाब डालने पर प्रासरण की क्रिया विपरीत होने लगती है, जिसे प्रतिलोम या उल्टा प्रासरण कहते हैं। आपने प्रासरण पढ़ा होगा, तो प्रासरण दाब से जब अधिक दाब डाला जाता है तो प्रासरण क्रिया विपरीत होने लगती है, और इसे ही प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा आर्हेनियस समीकरण क्या है? आर्हेनियस समीकरण क्या है? तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और ये आर्हेनियस समीकरण में क्या होता है? के बराबर ए इंटू स्मॉल ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये आपने पढ़ा होगा, ये लिख लोगे। आर्हेनियस समीकरण बराबर क्या होता है? एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। आर्हेनियस समीकरण होता है के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बटा में आर टी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, इसी को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ये लिख लेंगे आप यहाँ पे नीचे कि के बराबर इतना। ठीक, अगला देखते हैं। करा संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त विवरण दीजिए, किसको किसको देना है? एक अभिक्रिया की कोटि को देना है और अभिक्रिया की अर्धायु को देना है। तो कोटि क्या होता है? तो जो वेग समीकरण में आपके अभिकारक होते हैं ना, उनका जो सांद्रण होता है ना, उनके सांद्रण का जो घात होता है ना, उसको को जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया दी हुई है, चाहे वेग समीकरण दिया हुआ है, जैसे के बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। ए का सांद्रण क्या है? ए का सांद्रण एक से सपोज कीजिए, इंटू बी का सांद्रण क्या है? मान लीजिए वाई है। क्या है? वाई। ये समझ सपोज कीजिए कि यह एक वेग समीकरण है। क्या है? वेग समीकरण है। तो अभिक्रियाई कोटि क्या होगी? ए का सांद्रण एक्स और प्लस बी का सांद्रण वाई। तो यानी कि अभिक्रियाई कोटि संकेत में एन लिखते हैं, एन बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इन्हें क्या होता है? अभिक्रियाई कोटि किसी वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के, देखिए यहाँ पे सांद्रण नहीं है, इसका सांद्रण पदों के घात, तो ये देखिए घात है, घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सिंपल सा है, 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, कभी 2 नंबर में फ्रेंड्स ये आ सकता है कि अभिक्रिया की कोटि पे नोट लिखें या अभिक्रिया की कोटि सब क्या समझते हैं। ठीक, दूसरा देखिए अभिक्रिया की अर्धायु क्या है? अभिक्रिया की अर्धायु, यहाँ देखिए अभिक्रिया की अर्धायु क्या होता है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक को हो गया, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में लगे समय को अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि कोई एक अभिक्रिया है और जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में 100% है। क्या है? कोई एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में 100% है। सपोज कीजिए कि कुछ समय अभिक्रिया चली, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, वाई मिनट, और अभिक्रिया चलने के बाद इस 100% से घटकर 50% हो गया। तो जितने समय में ये 50% हो गया ना, मतलब इसका आधा हो गया, उसी समय को हम क्या कहेंगे? अर्धायु कहेंगे। तो आई रिपीट, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। और इसे लिख लेंगे आप, इसे टी हाफ, ऐसे T1/2 से सूचित किया जाता है। इसे टी हाफ से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। करा विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये थर्ड लेसन का है, थर्ड यूनिट का है, इंपॉर्टेंट। वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन होता है तथा दूसरे पर रिडक्शन होता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना विद्युत रासायनिक सेल में, उसमें एक होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन, एक पर
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण, तथा दूसरे पर रिडक्शन मतलब अवकरण होता है। ठीक, ये पैराग्राफ चेंज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एनोड तथा कैथोड किसे कहते हैं? एनोड तथा कैथोड किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन यानी अवकरण होता है। तो आप कहोगे फ्रेंड्स, जिस इलेक्ट्रोड पे विद्युत रासायनिक सेल में जो होते हैं ना एक एक, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे आई छूट गया है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड, तथा जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। सिंपल है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड, तथा जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है कि यदि बिलियन हम एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, सपोज कीजिए कोई बिलियन है जिसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक आपने प्रवाहित किया, तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी ना, जो पदार्थ की मात्रा बनेगी, उसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघट्टों के बिलियन में से यदि 1 एम्पियर की धारा, यहाँ देखिए 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। सिंपल है, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आप क्या कहोगे, कोई बिलियन है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक डालोगे, तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहोगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला करा है प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है? तो देखिए, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, अर्थात इसे पुनः चार्ज कर उपयोग नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेक्लांसे सेल। सिंपल, आप भी याद कर सकते हैं। जैसे नहीं देखते हो आपकी जो रेडियो में बैटरी होता है, चाहे घड़ी में बैटरी होता है, चाहे टॉर्च का बैटरी होता है, आपने देखा होगा। आजकल तो टॉर्च चार्ज करने वाला हो गया है, लेकिन जो पुराने समय का टॉर्च होता था जिसमें 12 वाला बैटरी लगता था, आपने देखा होगा कि वो बैटरी दोबारा चार्ज नहीं होता था, जब खत्म होता था तो हम फेंक देते थे। तो सब लेक्लांसे सेल के अंतर्गत आएंगे, और उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, और अर्थात इसे पुनः चार्ज करके हम उपयोग नहीं कर सकते, मतलब पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा देखिए द्वितीयक सेल क्या होता है? तो द्वितीयक सेल इसका अपोजिट है कि जिसमें रासायनिक अभिक्रिया बार बार होती है, अर्थात उस सेल को हम क्या करते हैं, बार बार चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मोबाइल का बैटरी, आपको पता ही होगा मोबाइल का बैटरी हो गया, चाहे एक लेड संचायक सेल होता है जिससे आप इन्वर्टर वगैरह में बैटरी यूज़ करते हो, जिसे आप जैसे घरों में टेलीविज़न वगैरह चलता है, तो कौन सा होता है? वो होता है आपका लेड संचायक सेल, जिसे आप बार बार चार्ज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें बार बार रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात इसे बार बार चार्ज कर उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है लेड संचायक सेल। ठीक है, लेड संचायक सेल। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप एक दिन में 2 यूनिट का वीडियो लेना चाहेंगे, 2 यूनिट को पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 यूनिट को कवर किया जाए। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट का सब्जेक्टिव और अगले दिन में 2 यूनिट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।